हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 11 और जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के कंटिन्यूशन में है। और आज का टॉपिक है आपका इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। कुछ सेकंड के लिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ऊपर दो हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको और वो गवर्नमेंट उसके नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक रस्सी के ज़रिए, एक औजार के ज़रिए जो इंपोर्ट वाली गाड़ी है और उसके पीछे जो एक्सपोर्ट वाली गाड़ी है, एक्सपोर्ट वाली गाड़ी तो चली रही है, इंपोर्ट वाली गाड़ी को इन्होंने रोकने की कोशिश की है। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्ट वाली गाड़ी जैसे जैसे करके पीछे खींचती चली जाए। इसका मतलब ये चाहते हैं कि जो ये इंपोर्ट वाली गाड़ी है, जो हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट से सामान मंगवाते हैं, वो मंगवाना हम क्या कर दें, बंद कर दें। मतलब गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, पिक्चर में ध्यान से देखिए कि गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो हमारा इंपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट्स हमारा दूसरी कंट्री के साथ होना बंद हो जाए। और उसके होने के बंद होने से हमें दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि एक तो हमारे कंट्री में डोमेस्टिकली उसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और उससे हमारे कंट्री में जो जिन चीज़ों को हम इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को हम अपनी कंट्री में खुद बनाना शुरू कर देंगे, जिससे डोमेस्टिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाएगा। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन करेंसीज़ हैं, वो हमारी सेव होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो इंपोर्ट की जो पेमेंट हमारी फॉरेन करेंसी में जाती है, फॉरेन रिजर्व जो यूज़ होते हैं वो यूज़ होना बंद हो जाएंगे। तो फॉरेन करेंसी जो रिज़र्व है हमारे, वो सेव होना शुरू हो जाएंगे, बचना शुरू हो जाएंगे। एक ये इमेज और देख लीजिए। ये इमेज का मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री में जो हमारा पैसा है, वो हमारी कंट्री में हमारा पैसा लगे, हम अपनी कंट्री में ही अपना पैसा लगाएं, अपनी कंट्री में ही डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करें, अपनी कंट्री में ही अपना व्यापार करें और अपनी कंट्री में लोगों के डिमांड को पूरा करें और बाहर से इंपोर्ट ना करें। तो अल्टीमेटली जो मैं टॉपिक आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये इमेज उसी टॉपिक को बताती है जिस टॉपिक का नाम है इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इसका मतलब व्यापार के लिए अपने अंदर ही, अपने नेशन के अंदर ही, अपने डोमेस्टिकली ही तैयारी करना, स्ट्रेटजी बनाना कि हम अपने कंट्री में ही हर चीज़ का व्यापार कर पाएँ, हम अपने हर चीज़ को अपनी कंट्री में ही बना पाएँ, जिसको हम सेल्फ रिलायंस बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, जो आज के समय में आप सुनते भी आ रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की बात हो रही है कि अपनी कंट्री में सारी चीज़ें बनाएं, अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन करें और अपनी कंट्री में ही लोगों को वो चीज़ें सप्लाई करें, बाहर से कुछ इंपोर्ट ना करें, बाहर से कोई चीज़ ना खरीदें। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ये जो शब्द बना है, ये बनाया गया है, इसका एक सिंपल मीनिंग भी है आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एक सब्स्टिट्यूशन तैयार करें, मतलब उसको अपनी कंट्री में ही बनाने की कोशिश करें जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंपोर्ट ना दो चीज़ों की इंपोर्ट होती है। हम जब इंपोर्ट करते हैं तो दो कैटेगरी के जो गुड्स होती हैं उसका इंपोर्ट करते हैं। एक तो वो जो चीज़ें हमारी कंट्री में है ही नहीं, जिनकी हमें ज़रूरत है, जैसे ऑयल का एग्जांपल ले लो कि ऑयल की हमें जितनी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होती है उससे कहीं ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो वो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। तो जो नेसेसिटीज़ या जो एसेंशियल चीज़ें हैं इंपोर्ट करने वाली, जो हमें हमारी ज़रूरत है और जिनके बिना हम रह नहीं पाते, उनको तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, उनके बारे में तो हम सब्स्टिट्यूशन ले ही नहीं सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम खुद बना सकते हैं और वो भी फिर भी हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर रोक लगाने के ऊपर ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी। तो इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। 1990 तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है टिल 1990 वी आर रिलेइंग ऑन आइल्स। आइल्स का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, और ISS भी बोल सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, विच फेल टू यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। जिस पर्पज़ से इस स्ट्रेटजी को बनाया गया था, उस पर्पज़ से वो बेनिफिट हमें नहीं मिला जैसा बेनिफिट हम सोचते थे कि हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन ख़त्म हो जाए, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाए। इसकी बजाय जब 1990 तक हमने एक कंडीशन को देखा, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को, तो वो इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं आ पाई जैसी हमने सोची थी, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो वो नहीं बन पाई। हालांकि हमें ध्यान किस चीज़ पे देना चाहिए था, इंपोर्ट हमारा होते रहना चाहिए था, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए थी अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन के साथ। हाँ, कुछ चीज़ों का इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए था जिन चीज़ों का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बिल्कुल सारा का सारा इंपोर्ट ही बंद कर दिया और फोकस हमने एक्सपोर्ट पे नहीं दिया, सिर्फ इंपोर्ट के बंद करने पर दे दिया, ये भी तो हो सकता था कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, तो उससे भी तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सकते थे, उससे भी तो हमारे कंट्री में बिजनेस बढ़ सकता था। लेकिन हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दे दिया।
तो इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री में जिन जिन चीज़ों की इंपोर्ट की ज़रूरत थी, महसूस होती थी, जिनको हमें लाना चाहिए था, उनके ऊपर भी रोक लगा दी। तो अब वो कंट्री में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, उसी हिसाब से हमारी कंट्री में जैसा हमने सोचा कि हमारे हम कंट्री में उन चीज़ों को बनाएंगे, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन हो नहीं पाया, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज़ बन नहीं पाई, पॉलिटिकल इश्यूज़ लगा लो या इकोनॉमिकल इश्यूज़ लगा लो, तो जैसा हमने सोचा वैसा हो नहीं पाया। बट इन 1991 वी शिफ्टेड टू द स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन विच गेव अ राइज इन आवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। लेकिन फिर हमने क्या किया, 1991 में वही एलपीजी पॉलिसी लेकर आए, इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस किया। हमने उसमें प्लानिंग करी कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डिस्पाइट कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देंगे। हाँ, इंपोर्ट कुछ चीज़ों का रोक देंगे, हर किसी चीज़ का नहीं रोकेंगे। जो नेसेसिटीज़ वाली गुड्स हैं या जिनकी वजह से हमारे कंट्री में ट्रेड बढ़ सकता है, ठीक है, उन चीज़ों को हम इंपोर्ट करेंगे। और अनवांटेड जो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो नेसेसिटीज़ नहीं है, उनको रोक लगा देंगे। लेकिन मेन फोकस अब करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। तो जो चीज़ें हम चाह रहे थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, बिजनेस बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, ठीक है, और हमारी कंट्री में रिजर्व्स बढ़े, फॉरेन एक्सचेंज, तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन से भी वो काम हो सकता था। और रियलिटी में हुआ भी ऐसे ही कि एक्सपोर्ट प्रमोशन से क्या हुआ, जब हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू किया तो जैसा हम चाहते थे वैसा हमारा इकोनॉमिक जो ग्रोथ हम चाहते थे वैसी इकोनॉमिक ग्रोथ आई, देश में व्यापार बढ़ा और देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो कंट्री में जैसी ग्रोथ हमने चाहिए थी 1991 में एक्सपोर्ट प्रमोशन से वो ग्रोथ हमें मिल गई, ठीक है। तो ये था आपका 1990 तक जो हमने स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे, लेकिन 1991 में हमने स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर दिया, हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है। तो जो इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी उसमें कुछ बातें मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ उनकी, उन बातों में मतलब आइल्स बेसिकली था क्या। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आइल्स बेसिकली क्या था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच द इकोनॉमी हैज़ बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। आइल्स में सबसे पहले ये प्लानिंग की गई कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेव करने के लिए जो बाहर की कंट्री से जो इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, उन चीज़ों का इंपोर्ट करने के बजाय हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। तो मैं आपके सामने एक इमेज देने जा रहा हूँ, उस इमेज में आप देखना कि वहाँ पर आपको इंपोर्ट गुड्स इंपोर्ट की गई गुड्स का कंपोजिशन दे रखा है कि हम किस तरीके से क्या क्या इंपोर्ट करते थे गुड्स का, जिसमें से हमने बहुत सारी गुड्स का इंपोर्ट करना बंद कर दिया था अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी। ये आपके सामने इमेज दी हुई है जिसमें कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके इंपोर्ट के ये आइटम्स दिए हुए हैं कि जो बल्क क्वांटिटी में हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है, और जो बल्क क्वांटिटी में हम इंपोर्ट नहीं करते थे, जो ट्रेडिशनल इंपोर्ट्स हम करते थे। ट्रेडिशनल इंपोर्ट्स का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश राज के अंडर में जब हम इंपोर्ट करते थे उस समय से लेकर आज तक वो इंपोर्ट चलता आ रहा है। नॉन ट्रेडिशनल इंपोर्ट जो हम ब्रिटिश राज के बाद जब हमने इंपोर्ट करना शुरू किया, तो इसमें से बहुत सारे गुड्स ऐसे थे जिनकी ज़रूरत हमें महसूस आज भी होती है, वो हम तब भी इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ों का हमने इंपोर्ट अकॉर्डिंग टू द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के अंडर में हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है, आपके पल्सेस हो गए, एडिबल ऑयल हो गया, ठीक है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करने लगे, खुद अपनी कंट्री में बनाने लगे, ठीक है। आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गई, ठीक है। अब जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, यार्न हो गया, फैब्रिक हो गया, कैशू नट्स हो गए, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हम अपनी कंट्री में करने लगे। अब पेट्रोलियम था, ऑयल प्रोडक्ट हो गए, इनका हम अपना खुद इंपोर्ट नहीं करने लगे, इनका इंपोर्ट हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के अंडर में भी इनका इंपोर्ट करने लगे। हम इनका इंपोर्ट तब भी चलाने लगे स्ट्रेटेजी रखते हुए भी। तो ये थे आपके कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ इंपोर्ट टिल 1990। उसके बाद आइल्स हमें क्या बताता है, फॉरेन एक्सचेंज वॉज टू बी यूटिलाइज। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को लेकर अपने कंट्री में जो हम गुड्स का प्रोडक्शन करते थे, इंपोर्टिंग गुड्स का, उससे क्या हुआ था, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचते थे, जो सेव होते थे, हम उसका इस्तेमाल क्या करते थे, उन मशीनरी को ख़रीदने में यूज़ करते थे जिन मशीनरी की वजह से जो हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती थी, उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, उस मशीनरी को ख़रीदने के लिए, ताकि वो मशीनरी हमारे कंट्री में आए जिस टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है, ठीक है, उस मशीनरी को विदेशों से ख़रीदने के लिए, फ़ॉरेन से ख़रीदने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर हम जो बचे हुए हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो रिजर्व बच जाते थे, उनका इस्तेमाल हम मशीनरी खरीदने में करते थे। आइल्स फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन। जब आइल्स स्ट्रेटजी लाई गई थी, आइल्स
तो ये स्ट्रेटजी जब बनाई गई थी तो उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया गया था बजाय एक्सपोर्ट प्रमोशन के, और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। इसका जो पर्पस था, मेन मोटिव था, वो ये था कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से बचाएं। मतलब बाहर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था, हमारे यहाँ की चीज़ें सेल नहीं हो पा रही थी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल हो पा रहे थे, लोग उनको पसंद कर रहे थे, तो वो पसंद करना बंद हो और हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़े, हमारी कंट्री में बनाई गई चीज़ों को लोग पसंद करें, इसके लिए उनका इंपोर्ट बंद कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी। चलिए, अब हम जो आइल्स स्ट्रेटजी थी, जो ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, उसके गुड इम्पैक्ट पढ़ते हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक जब इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया तो उसके क्या क्या फ़ायदे हुए। पहला, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या हुआ कि हमारी जो जीडीपी थी उस समय की 1951 में 12% जो जीडीपी थी, उस जीडीपी की 1991 तक ग्रोथ 25% तक हो गई थी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जीडीपी अकेला ऐसा फैक्टर नहीं होता है जो कंपनी की ग्रोथ को बताए। जीडीपी के अलावा और भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए, कंट्री में टोटल आउटपुट हो रहा है, लेकिन टोटल आउटपुट के अकॉर्डिंग लोगों की डिमांड ज़्यादा है, लोगों के पास सप्लाई नहीं जा रही है, या हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी बेरोजगार है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पर कैपिटा इनकम लोगों को नहीं मिल रही। तो जब लोगों की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई ना हो रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री में लोग जितनी डिमांड कर रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन कंट्री में, उस हिसाब से लोगों को सामान नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है कि जो हमारा आउटपुट है वो तो हो रहा है, तो इसका मतलब जब लोग डिमांड ज़्यादा करें, इसका मतलब लोगों की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट एग्रीगेट डिमांड को अचीव नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आउटपुट है, अगर वो एग्रीगेट डिमांड के अचीव को नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट जितना हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ रहा हो। तो यहाँ पर आप ये मत समझना कि जीडीपी अगर 12% से 25% पहुँच गए तो जीडीपी ही अकेला जीडीपी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बताता, उसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ को बताते हैं। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि जीडीपी अगर 12% से 25% पर आ गई है, हाँ पहले के मुकाबले जीडीपी बड़ी जरूर थी, लेकिन जो जैसा हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे थे, पर कैपिटा इनकम चाह रहे थे, रीजनल डेवलपमेंट चाह रहे थे, और एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो अचीव करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो चलो बेनिफिट के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि 12% से 25% हमारी जीडीपी बढ़ गई थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी की वजह से। अगला है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। अब हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी कंट्री में बनने लग गई, जिनका हम पहले इंपोर्ट करते थे, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हो गए। ठीक है, जो हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाले जो मशीनें होती हैं इस्तेमाल, जो हार्वेस्टिंग के काम आती हैं, जो जो आपकी इरिगेशन के काम आती हैं, वो हमारी कंट्री में बनने लगी। ठीक है, टेक्सटाइल और जूट्स बनाने की जो कंज्यूमर गुड्स है, जो टेक्सटाइल और जूट के अलावा जो कंज्यूमर गुड्स है, जैसे बेवरेजेस हो गया, फूड आइटम्स हो गए, जिनका हम बाहर की कंट्री से जिनको परचेज़ करते थे, चॉकलेट्स हो गई, या बहुत सारी चीज़ें जो हो गई, जैसे कोकोआ बीन्स के से जो हम बनाते थे प्रोडक्ट्स अपने कंट्री में। ठीक है, तो बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स थे और बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स थे, मशीनें थी, जो हम बाहर से प्रोडक्ट को परचेज करते थे, वो हम अपनी कंट्री में बनाना शुरू कर दिया। पहले हम बाहर से गाड़ियों को परचेज़ करते थे, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम जो गाड़ियाँ परचेज़ करते थे, जो मोटरसाइकिल्स वगैरह परचेज़ करते थे, वो इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब हमारे कंट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरू हो गई थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस लगाने से हमारे कंट्री में गाड़ियाँ बननी शुरू हो गई, मोटरसाइकिल्स बननी शुरू हो गई। ठीक है, ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्री का मतलब बेसिकली होता है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री उठने लगी, बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी आने लगी जो रैपिडली ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री थी। जैसे इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस की जो इंडस्ट्री थी, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती थी, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, या आपके फैंस हो गए, या आपके टीवी हो गए। तो सनराइज इंडस्ट्री का मतलब था जो है उस समय की जो इंडस्ट्री जो रैपिडली ग्रो कर रही थी। जैसे ही उन्होंने सनराइज इंडस्ट्री का मतलब था कि वो इंडस्ट्री जिनके खुलने के बाद वो अचानक से अपना ग्रो करना शुरू कर रही थी। ठीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी लाई गई तो उससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री में जो एसएसआई यूनिट थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, उनको प्रोडक्शन मिलने लगा। प्रोडक्शन का मतलब उन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू किया कि जितनी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को अब आप लोग बनाना शुरू करो। तो जिससे क्या हुआ कि ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोगों को नया मौका मिला कि वो लोग इंडस्ट्री शुरू करें, खुद वो चीज़ें बनाएं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और पैसा इन्वेस्ट करें टू दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल। लेकिन
गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट सबसे पहले उन लोगों को कहा कि ये चीज़ें आप बनाना शुरू करो। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले लोग थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था उनको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया कि आप अपने 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 लोकेशन में इंडस्ट्रीज़ को शुरू करें और ये चीज़ बनाना शुरू करें जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगला है न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी की वजह से लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिली अपना पैसा लगाने के लिए, और लोगों को इसी नई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की वजह से कि अपनी कंट्री में हम प्रोडक्ट बनाएं, उससे उनको क्या मिला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला कि हम खुद अपना पैसा लगाएंगे, खुद हम इंडस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है, और खुद अपने आप को उसमें एम्प्लॉयड करके खुद पैसा कमाएंगे। तो न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यूज़ ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज विच आर रिमेंड आइडल। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जो बेकार पड़े हुए थे, बहुत सारी ऐसी जगह थी जिनका हम यूटिलाइजेशन करके हम रिसोर्सेज को दोबारा से उनको रिसोर्सफुल बना के उनको यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर सकते थे। लेकिन क्या था कि ना तो गवर्नमेंट का सपोर्ट था, ना हमारे पास कोई ऐसा मोटिव था, ना हमारे पास कोई ऐसा पर्पस था जिसकी वजह से हम उन रिसोर्स का इस्तेमाल करें। तो जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शुरू हुआ स्ट्रेटजी, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो जो बेयर लैंड्स थी या जो रिसोर्सेज खाली पड़े हुए थे, गवर्नमेंट ने उनको यूज़ करने के लिए लोगों की मदद करी, और उन रिसोर्सेज को जो आइडियल पड़े हुए थे लोगों ने उनको यूज़ करना शुरू किया। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे यहाँ के लोगों को नहीं पता थी प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उनकी नॉलेज बढ़ाई, उनको बताया कि इन चीज़ों का प्रोडक्शन आप भी कर सकते हो, तो उनको ट्रेनिंग दी गई। तो इस तरीके से जो मैन पावर थी या जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज थे जिनको जो बेकार पड़े हुए थे, तो गवर्नमेंट ने उनको यूज़ में लाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन शुरू होने लग गया जिन चीज़ों का हम इंपोर्ट करते थे। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोली। अब हम पढ़ेंगे जो बैड इम्पैक्ट्स पड़े आइल्स के, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अभी हमने गुड इफेक्ट पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे बैड इफेक्ट कि इसके क्या क्या बुरे इफेक्ट पड़े इस स्ट्रेटजी को लाने के। तो इस स्ट्रेटजी की वजह से क्या हुआ कि हमारे कंट्री में जो था पब्लिक सेक्टर, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलने लगी। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से दो बातों पर ज़्यादा फोकस किया। पहला तो एक तो उन्होंने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, और प्लस उन्होंने प्राइवेट सेक्टर, जो मिडिल क्लास जो प्राइवेट सेक्टर थे जो अपनी इंडस्ट्री शुरू करना चाहते थे एसएसआई से ऊपर, उनको मौका नहीं दिया। खुद सारी चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया, खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट देना शुरू कर दिया, ताकि कंट्री में सोशल जस्टिस बना रहे, कंट्री में सब जगह विकास हो। तो इससे क्या हुआ कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोली। अब जो पब्लिक सेक्टर कंट्री में काम कर रहे थे, उनमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, वो टारगेटेड अप्रोच नहीं होती थी, वो कभी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते थे, सोशल जस्टिस का बहाना लगा के, बेस बना के वो इनएफिशिएंटली काम करते थे। मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, प्रोडक्शन पूरा नहीं करते थे, प्रोडक्शन में ध्यान नहीं देते थे। तो उस हिसाब से इनएफिशिएंट मोनोपोलीज हमारी कंट्री में क्रिएट हो रही थी। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट प्रोडक्शन ना के बराबर कर रही थी, टारगेटेड मैनर में काम नहीं कर रही थी। लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कंट्री में किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं था, कंट्री में सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट ही काम कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर थी। तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था कि गवर्नमेंट को वो कॉम्पीट करें, गवर्नमेंट कंपटीशन को देखते हुए क्वालिटी मेंटेन करें, प्रोडक्शन को बढ़ाएं, डिमांड को अचीव करें। तो किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं था। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट ही सब चीज़ें बना रही थी। तो हमारे कंट्री में ये सब होते हुए क्या था, मॉडर्नाइजेशन नहीं आ रहा था। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो भी गवर्नमेंट के अंडर में थी। तो उस समय की दो गाड़ियाँ आपने सुना होगा, एम्बेसडर गाड़ी और एक फिएट गाड़ी। इन सब एक गाड़ी थी जो इन्हीं चीज़ों को गवर्नमेंट बनाती थी। तो यही दो गाड़ियाँ उस समय की थी जो बहुत ज़्यादा सेल होती थी। इसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी की गाड़ी या कोई नई इनोवेशन गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं का प्रोडक्शन करती थी, इन्हीं को यूज़ करती थी। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया ओनली प्रोड्यूस 2 मॉडल ऑफ कार। तो आप इन दो गाड़ियों के मॉडल को उस समय से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी भी तरीके का गाड़ियों में कोई वेरिएशन नहीं था, सिर्फ दो ही गाड़ियाँ बनाई जाती थी जो गवर्नमेंट बनाती थी। एंड फिएट एम्बेसडर कंटिन्यू टू बी ऑनर्स प्राइड एज लॉन्ग एज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वाज परस्यूड। जब तक प्रोटेक्शन की बात थी, ये गाड़ियाँ प्रोटेक्शन के हिसाब से, एक प्राइड के हिसाब से यूज़ होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, लोगों की चॉइस चेंज होने लगी, लोगों की डिमांड बदलने लगी। ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल जो लोगों ने देखा कि नई नई गाड़ियाँ अलग अलग मॉडल्स की आती हैं, तो लोगों ने अपनी डिमांड को चेंज करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी ऑटोमोबाइल, वो फ्लॉप होना शुरू हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट इन दोनों गाड़ियों से आगे नहीं बढ़ रही थी, कोई चेंजेस नहीं ला रही थी। तो जैसे जैसे लोगों ने अपने प्रोटेक्शन एलिमेंट्स को हटाकर और चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, लुकिंग के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर, गाड़ी की स्पीड के ऊपर, इंटीरियर के ऊपर, तो धीरे धीरे इन गाड़ियों की डिमांड आपने देखा होगा धीरे धीरे गिरना शुरू हो गई। उसके बाद है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट।
इंडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड का मतलब यह है कि उस समय में 1950 से लेकर 1980 तक गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक ये ट्रेंड चला रखा था कि जितना भी कंट्री में प्रोडक्शन होगा जिन जिन चीज़ों का, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, ब्रेड हो, फ्रूट्स हो या बेवरेजेस हो या शूज़ हो, सब चीज़ें गवर्नमेंट बनाएगी। कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा बिजनेस में। एक दो जो प्राइवेट सेक्टर पहले से चल रहे थे वो चलते रहेंगे, बाकी हर चीज़ का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी। तो आप सोचिए कि छोटी से छोटी कील से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक का प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट कर रही थी। अब उससे हो क्या रहा था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, जो प्राइवेट लोग थे, जिन लोगों के पास पैसा था, ज़मींदारों के पास या प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे जो पैसा लगाना चाहते थे, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उनको किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी कि आप लोग बिजनेस में आओ। सारा का सारा बिजनेस का जो मार्केट था वो गवर्नमेंट ने उस समय कवर कर रखा था 1980 तक। तभी तो 1991 में जब ये सब बहुत ज़्यादा हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ मिल ही नहीं रही थी, गवर्नमेंट यूनिट्स सिक पड़ती जा रही थी और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही है और कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने तभी एलपीजी पॉलिसी को लॉन्च किया था। उसके बाद इकोनॉमिकली अनवाइएबल स्टेट इंटरप्राइजेज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्सेशन। इकोनॉमिकली अनवाइएबल स्टेट, इसका मतलब ये होता है कि जो अनवाइएबल का मतलब होता है नॉन प्रॉफिटेबल यूनिट्स। नॉन प्रॉफिटेबल मतलब होता है कि जो इंटरप्राइजेज प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती है, लॉस में जा रही होती है, जो प्रॉफिट की स्टेट में नहीं होती है, उसे अनवाइएबल यूनिट बोलते हैं। तो एनी प्राइवेट सेक्टर वुड शट डाउन इफ फाउंड टू बी इकोनॉमिकली अनवाइएबल यूनिट। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो हमारे अलावा जो चलाई जा रही है इंटरप्राइजेज मार्केट में, अगर वो प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में जा रही हैं, कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस में जा रही हैं, तो उनको बंद कर दिया जाए। क्योंकि ऐसी जो यूनिट्स हैं जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या पैसा देंगी, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सोचेंगी जब वो खुद ही लॉस में जा रही हैं। तो लोगों के सोशल जस्टिस का बहाना लगा के ऐसे प्राइवेट सेक्टर को बंद किया जा रहा था जो प्रॉफिट में नहीं चल रही थी। इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इट ऑलवेज हैज़ बीन अ पॉलिटिकल एंड ट्रेड यूनियन कंपल्सन। अगर ये चीज़ पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ हो रही थी, अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट लॉस में जा रही थी, तो पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से या ट्रेड यूनियन की वजह से कि भाई हमारे वर्कर्स जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, या जो पॉलिटिशियंस थे वो ये सोचते थे कि भाई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बंद अगर हमने कर दिया तो सोशल इंजस्टिस होगा, ठीक है, कंट्री में लोगों को प्रोडक्शन सामान नहीं मिल पाएगा, अगर हमने यूनिट बंद कर दी तो लोगों का गवर्नमेंट से विश्वास उठ जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ट्रेड यूनियंस थी उस समय की, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनकी जो यूनियंस थी, और पॉलिटिशियंस थे, उन दोनों ने बेस बना कर क्या किया कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो लॉस में जा रही थी उनको बंद नहीं किया, उल्टा प्राइवेट सेक्टर को बंद कर दिया जो लॉस में जा रही थी, लेकिन अपनी यूनिट्स को बंद नहीं किया। तो इस वजह से भी क्या था कि जो पॉलिटिकल कंपल्शन था, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट लॉस में ही चलती जा रही थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ रहा था। उन पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो खर्चे थे, जो लॉसेज में वो यूनिट जा रही थी, उसके लिए बहुत सारा फंड कंट्री को बोरो करना पड़ रहा था दूसरी कंट्री से, तो जिससे गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक डेट भी बढ़ता जा रहा था। तो ये था आपका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, जिसने गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी जो उस समय बनाई गई थी उसको उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाया जैसा हमने सोचा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एक ही एंगल से उठा के देखा और दूसरा एंगल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन था उसको लेना भूल गए, जिससे कंपनी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसा गवर्नमेंट चाहती थी वैसा हो नहीं पाया। तो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी जो हमने क्लास नंबर 11 में डिस्कस किया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.